तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 13 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं और इससे पहले हम 12 से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, और जो फ्रेंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्या कि खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और 75 में आप कितने लाते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहता है, चुनाव के दौरान राजनीतिक दल और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है तो क्या है। तो यहाँ राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में निर्दिष्ट। तो राइट आंसर यहाँ आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है तो अनुच्छेद उसका वर्णन 61 में, याद रखिएगा। ठीक है, और अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाया गया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो संसद के द्वारा चलाई जाती है ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और महाभियोग का प्रस्ताव जो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कब नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1959 को। याद रखिए 2 अक्टूबर 1959 को किए थे। अब ये देखिए यहाँ पर पंचायती राज की बात आ रही थी, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो याद रखिए अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है, गांधी जी किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। याद रखिए रॉलेट एक्ट के कारण, ठीक है, रॉलेट एक्ट के अधिनियम के खिलाफ जो है सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। उस वक्त किसका शासन था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सेडान युद्ध। याद है सेडान युद्ध कब हुआ था, 1870 ईस्वी में। याद है 1870 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है, हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है। हिमाद्री जो नाम है किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर याद रखिएगा डी हो जाएगा, यानी ग्रेट हिमालय के लिए। याद रखिएगा ग्रेट हिमालय के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य आरबीआई नहीं करता, यानी आरबीआई का कार्य ये नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, रुपये का मूल्य का निर्धारण करना, जो ये आरबीआई का काम नहीं है। बाकी मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, करेंसी का मुद्रीकरण करना, इसके अलावा और भी है जैसे करेंसी नोट, सरकारी बैंक का काम करना, विदेशी विनिमय को नियंत्रण करना, ये सब क्या है आरबीआई का काम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है, निम्नलिखित में कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राजनीतिक में धन का प्रयोग। राजनीतिक में धन का प्रयोग, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा K2। याद रखिए K2 जो भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो 8611 मीटर इसकी क्या है हाइट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चतुर पंचवर्षीय योजना। चतुर पंचवर्षीय योजना में की गई थी। चतुर पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, तो 1969 से 74, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है, निम्नलिखित में से किसने कहा था, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे। याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था। तो क्या था इनका नारा,
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी लोकतंत्र बचाओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। लोकतंत्र बचाओ इसका नारा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 13 कहता है राज्यसभा का धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है। राज्यसभा जो है धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है, तो 14 दिनों तक। धन विधेयक किस में पेश किया, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है कि भारतीय वास्तुकला में सूखी का प्रारंभ हुआ है, तो किसके द्वारा किया गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी कुषाणों के द्वारा। याद रखिए कुषाणों के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पर 15 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू किया गया था। और कब किया गया था, तो याद रखिए 1 अप्रैल 1919 को किया गया था। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 84 सीटें क्या है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अगर आपसे पूछा है कि अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 47, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है भारत में कृषि जन्य पदार्थ हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा एक मार्ग, इसका राइट आंसर याद रखिएगा एक मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ आती है, नागपुर में। कहाँ है, तो नागपुर में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। भारतीय संविधान में पूछा जा रहा है, तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के दौरान संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, वहाँ हटा दिया गया और इसे 300 के कम में रख दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित। ये भी स्टेटमेंट सही है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला, तो ये भी स्टेटमेंट सही, यानी दोनों का दोनों कथन क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सत्य है, ना तो एक असत्य नहीं 2 सत्य, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी दोनों का दोनों यहाँ पर सत्य है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, कि सरकार जो है क्या करे इसकी अनुमति प्रदान करता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है बिहार के इतिहास का प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे, तो कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी, याद रखिएगा। और एक सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है, तो राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है बल्कि शायर बिस्मिल अजीमाबादी थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य की संतुष्टि किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा CACP के द्वारा की। याद देखिए CACP के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर डी यानी बी जो है आपका कोयला जो है ये गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। गैर परंपरागत स्रोत की मतलब हुआ कि जो नवीकरण स्रोत इसको कह सकते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंदर जैसे सौर समुद्री ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया, पन बिजली हो गया, ये सब क्या हो गया गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कोयला जो है ये परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कोकण तट निम्न में से किसके बीच है। कोकण तट निम्न किसके बीच है, सबसे पहली बात ये पश्चिम की तरफ है। ठीक है, कोकण ये पश्चिम की तरफ है, तो देखिए कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 24 का डी हो जाएगा, यानी गोवा से दमन तक। गोवा से दमन तक। अगर हम बात करते हैं मालाबार, तो मालाबार क्या हो जाए, मालाबार एक केरल के पास में स्थित है। ठीक है, उसी तरह से कोरमंडल की अगर बात करते हैं तो कोरमंडल उड़ीसा से तमिलनाडु, उड़ीसा से यहाँ पर तमिलनाडु है,
ठीक है। तो ये हो गया आपका कोरोमंडल हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये मालाबार है, उसके बाद कोकन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो आपको बताने किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वचालित अलवणीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है। तो 26 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो, याद रखिएगा लक्षद्वीप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। तो इनका संबंध किससे होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सुशासन, यानी सुशासन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है। झूम कृषि कहाँ की जाती है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत में, याद रखिए उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। झूम खेती मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी करते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कामरूप। कामरूप है क्या, है असम का प्राचीन नाम है। कामरूप क्या है, एक असम का प्राचीन नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में विमेलित विकल्प को चुनिए। विमेलित विकल्प को चुनिए। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा एशियाई खेल 2026। एशियाई खेल 2026 भारत में नहीं किया जाएगा, बल्कि कहाँ किया जाएगा, ये जापान में, याद रखिए ये जापान में आयोजित किया जाता है। इसलिए आपका क्या हो गया बीमेल, यानी ये गलत है, ठीक है। बाकी सभी आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है निम्नलिखित में कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है ये एक सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक इसके लेखक कौन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब बने थे। तो 1950 से लेके 1962 तक, ठीक है। इनको 1962 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन जानी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कावेरी। लेकिन अगर आपसे पूछेगा दक्षिणी गंगोत्री कौन है, दक्षिणी गंगोत्री कौन या वृद्ध गंगा कौन, तो उसको गोदावरी को कहते हैं, याद रखिएगा गोदावरी को। और कावेरी जो नदी है ये दो राज्यों के बीच बंटवारे के लिए विवाद चल रहा है, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु। याद रखिए कर्नाटक तमिलनाडु राज्य के बीच कावेरी नदी को लेकर जल बंटवारे के लिए विवाद चल रहा था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा चुनाव आयोग, याद रखिएगा चुनाव आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रो विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अल बिरूनी जो है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। और अल बिरूनी जो है 1017 ईस्वी महमूद गजनी के साथ भारत आया था, याद रखिएगा 1017 में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और उसने अपनी एक पुस्तक किताबुल हिंद लिखा था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया, याद रखें मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो दांडी यात्रा कब ये प्रारंभ की थी। तो इसका राइट आंसर आपका 39 का आंसर सी हो जाएगा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और समाप्त कब हुआ था। तो 6 अप्रैल
1930 को समाप्त हुआ था और उसके बाद नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है शैलकृत मंदिर है। शैलकृत मंदिर है तो इसमें से कौन सा जो शैलकृत मंदिर है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कैलाश मंदिर और एलोरा के जो मंदिर है ये शैलकृत मंदिर है। अगर एलोरा और कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया तो कृष्ण प्रथम ने किया है। और साथ साथ भी याद है कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिम्हवर्मन द्वितीय ने किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है, तो ये कहाँ है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा ये नागपुर में। नागपुर कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग डैश दे रखा प्रति किलोमीटर होती है, तो कितना होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यानी 35 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा 35 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा प्यारा सा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है। बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितने % है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 11.29%। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो यानी 42 जो अभी तक 42 जो है यूनेस्को के द्वारा सूची में शामिल किया गया। अगर हम 42वां की अगर बात करें तो 42वां जो होयसल मंदिर, याद रखिए कर्नाटक का प्रसिद्ध जो मंदिर है होयसल मंदिर को 42वां यूनेस्को विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। तभी टोटल कितने हैं, तो 42 है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका याद रखिएगा 6 को। ठीक है, कहता है निम्नलिखित देशों की राजधानी का विमेलित विकल्प को चुनिए। तो आप देखिए पहला ही दे रखा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होता है सिडनी। देखिए एक ऑप्शन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी नहीं बल्कि कहाँ है, कैनबरा है। तो पहला ही आपको गलत दे रखा है, इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ पर है, बाकी सभी आपका सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाली मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीकी किस देश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ये जापान से इनका संबंध है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए, ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है ये अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है कि 1599 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा चेरो जनजाति को हराया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है समपराय मैदान संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए ये नदी से संबंधित है। किससे संबंधित है ये, तो ये नदी से संबंधित है। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपके होगा चुंबकीय क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो पहला देखिए दे रखा आपको जीवाणु दे रखा है एक तरफ और दूसरी तरफ उसके बीमारी के नेम दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला दे रखा है ट्रिपोनीमा पैलेडियम, तो ये किससे संबंधित है बताइए, यहाँ पर राइट आंसर इससे किससे मैच करेगा, तो ये हो जाएगा आपका सिफिलिस, यानी ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसी तरह से यार्सिनिया पेस्टिस की अगर हम बात करते हैं, यार्सिनिया पेस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्लेक्स हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 2, यानी बी का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। बेसिलस एंथ्रेसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, देखिए एंथ्रेस में ही लगा हुआ तो नाम से ही पता चलेगा, 2 यहाँ लिखा गया यानी 2 हो जाएगा यहाँ पर। सी का हो जाएगा आपका, बी का हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी का यहाँ पर 1 होगा और सी का यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और बाकी बचा आपका क्या, डी का हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 3124 3142 किस ऑप्शन में है, 3124 किस ऑप्शन में दे रखा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका
बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कहता है परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा बताइए, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। याद रखिए, आपतन कोण पे निर्भर नहीं करता। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जानी, प्रसारण क्या कहलाती है, प्रसारण कहलाती है। तो राइट आंसर यहाँ आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है निम्नलिखित में किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। भूवैज्ञानिक संतुलन को बनाए रखने के लिए तो वन कितना % चाहिए, तो 33% जो है वन होना चाहिए पर्यावरण की दृष्टि से। याद रखिए, पर्यावरण की दृष्टि से 33% जो है वन होना चाहिए। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है वनस्पति तेलों को संतृप्त अवस्था में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, हाइड्रोजन का प्रयोग किया। याद रखिए, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं, यानी हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। और इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 57 कहता है यदि निर्वात में प्रकाश संवेग c हो और म्यू दे रखा है 1.5, पदार्थ के माध्यम में प्रकाश का वेग बताएं। देखिए, अपवर्तनांक का सिंबल है तो आपको पता होना चाहिए अपवर्तनांक क्या होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तो c हो जाएगा, जिस माध्यम में निकलना उसका स्पीड नीचे लिखाता है। तो किसी माध्यम में चाल प्रकाश की चाल कितना होगा, तो भी नीचे मान लेते हैं। ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1.5। 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2 होता है। तो म्यू की जगह पे क्या आएगा 3/2, यानी 3/2। तो यहाँ से आपको भी निकालना है, क्या निकालना है, भी निकालना है। तो भी क्या हो, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, यानी 2c बाई क्या आएगा, 2c बाई आपका 3। तो 2c/3 कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए 57 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 2c/3 यहाँ पर राइट आंसर। आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका फार्मूला क्या होता है, CaOCl ब्रैकेट और Cl ये होता है। या कहीं की मिलेगा आपको CaOCl2 ऐसे भी मिलेगा आपको। ठीक है, इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशिक हो तो कहलाती है, क्या कहलाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर पर डी हो जाएगा, उसे लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे लेजर कहते हैं। लेजर का आविष्कार किसने किया था, थियोडर ने। याद है, थियोडर मेनन ने लेजर का आविष्कार किया था। क्वेश्चन यहाँ 60 कहता है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा स्मॉग। इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्मॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित को सुमेलित करना। आपको निम्नलिखित को क्या करना है, यहाँ पे सुमेलित करना है। अब यहाँ पर दे रखा है धान्य और अनाज, ये किससे मैच होगा, तो ये हो जाए ए का हो जाएगा 2। ए का 2 देखिए एक ही ऑप्शन में दे रखा है ए का 2, तो बाकी किसी ऑप्शन के देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और कहीं 2 रहता तब और मिलाते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है निम्नलिखित में किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कॉकरोच और सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और कॉकरोच जो है किस संघ में आता है, तो आर्थ्रोपोडा में आता है। कॉकरोच में कितने हृदय होते हैं, तो 13 हृदय होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 63 कहता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है, तो राइट आंसर यहाँ आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोष के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा,
परमाणु का आकार, उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु का आकार। अगर आपसे पूछा जाएगा परमाणु की त्रिज्या कितना होता है तो 10⁻10 मीटर उसकी त्रिज्या होता है। नाभिकीय की त्रिज्या पूछा जाएगा तो 10⁻15 मीटर। तो दोनों को याद रखिएगा, परमाणु का 10⁻10 होता है, जबकि नाभिक की त्रिज्या होता है 10⁻15 होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है ग्रहों की गति के नियम की प्रतिपादित किसने किया था, यानी किए गए थे, किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी केपलर के द्वारा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। और कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रिक जीवाणु से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस प्रदूषक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर याद रखिएगा, सल्फर क्या पूछा है, अम्लीय वर्षा के लिए पूछा है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है जिन द्वारा नियंत्रित होता है, जिन द्वारा क्या नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुवांशिकता, न कि प्रोटीन का संश्लेषण। मतलब ये कह रहा है कि जिन द्वारा नियंत्रित होता है सिर्फ क्या अनुवांशिकता होता है, न कि इससे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है। कौन सी गैस जो वायुमंडलीय प्रदूषक है तो सल्फर डाइऑक्साइड। इसका फार्मूला होता है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह वायुमंडलीय प्रदूषक है, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है हड्डी में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कैल्शियम। याद रखिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों जो है बोन्स के लिए, हड्डी के लिए क्या बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है हड्डी जो क्या होते हैं स्ट्रांग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 कहता है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध और धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ये जूल के नियम। क्या हो जाएगा, जूल का नियम क्या कहता है, H इक्वल टू क्या होता है I का स्क्वायर और RT होता है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है एगार प्राप्त किया जाता है। एगार जो है प्राप्त किया जाता है तो इसको किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसको शैवाल से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, इसको शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा आपका, थोड़ा फिगर दे रखा ग्राफ की तरह। ठीक है ना, कहता है यहाँ पर दिए गए ग्राफ में 4 सेकंड में चली गई दूरी आपको 4 सेकंड कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है। ठीक है, 4 सेकंड में दूरी, तो ये पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट ऐसे खींचिए, इसको ऐसे खींचिए, ये परपेंडिकुलर है सीधा। तो आपको देखिए त्रिभुज बन रहा है ना, बस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, ये इसका दूरी हो जाएगा। यानी ये हो गया आपका वेग समय, यही हो गया आपका वेग समय ग्राफ की दूरी के क्षेत्रफल से दूरी निकाला जाता है। यहाँ पर क्या है, ये वेग दे रखा, ये दे रखा, समय दे रखा। तो वेग समय से क्या निकाला जाता है, यहाँ पर इसके क्षेत्रफल से दूरी निकाला जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पर त्रिभुज बना, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या, तो 1/2। बेस कितना दे रखा है, तो यहाँ से देखिए 4 सेकंड दे रखा है, तो 4। हाइट कितना है, तो 8 मीटर पर सेकंड है, तो 8 लिखिए, तो यहाँ से काटिए इसको, यानी 16 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 मीटर किस ऑप्शन में, तो यहाँ पर सी आपका दिख रहा है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है कि एक उत्तल लेंस में से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी भी निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, भी निकालना है, भी की बात कर रहा है। यदि लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दे रखा, देखिए u आपको कितना दे रखा, जब भी तो u हमेशा निगेटिव लेंगे, -20 लेंगे। अब देखिए यहाँ पर पावर दे रखा, तो यहाँ से f निकालिएगा तो कितना होगा, f इक्वल टू क्या होता है 1/p होता है। p कितना दे रखा है 2 नीचे आएगा। आज जब नीचे लिखेंगे यहाँ पे तो मीटर में होता है, तो सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से गुना, यानी f आपका क्या आ जाएगा, आपका 50 आएगा। क्या आएगा, 50 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए उत्तल लेंस की बात है तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमको v निकालना। तो लेंस फार्मूला क्या होता है आपको 1/v - 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f।
तो आप यू का वैल्यू पुट कीजिए और एफ का वैल्यू पुट कीजिए तो आपका भी का वैल्यू निकल जाए। जब सॉल्व कीजिएगा तो भी का जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा, -33.3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिधर वस्तु है उधर इसका इमेज बन रहा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो -33.3 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका सी ऑप्शन आपका दिख रहा था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है, कोशिका सेल में इसका मुख्य कार्य क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा रेस्पिरेशन। इसका राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने कब किया था, तो 1886 में। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था, तो बेंडा ने। नाम रखे, नाम भी है बेंडा। बेंडा ने इसका क्या किया था, नामकरण किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सेट नंबर आपका 13 बेहद पसंद आएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।